एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो क्या होता है कि लोन और एडवांस जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, अगर वो ओवर ड्यू रहते हैं मोर देन 90 डेज, मतलब उनकी जो ईएमआई पे 90 दिन तक नहीं हुई है, तो उसको हम बैंक्स मान के चलते कि वो एसेट्स जो है इनकम जो है जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको हम एनपीए डिक्लेयर कर देती है, एनपीए बैंक्स डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में तो 90 डेज़ का ओवरड्यू चलता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे हम क्रॉपिंग सीजन को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद एनपीएस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 ये स्पेशल मेंशन अकाउंट होते हैं, जहाँ पे बैंक्स जो है यहाँ पे स्टार एक तरह से लगाते हुए चलती है अकाउंट्स पे कि 30 डेज हो चुके हैं इसने लोन पे नहीं किया है, फिर 31 to 60 डेज हो चुके हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट में पे नहीं किया है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 आता है जहाँ पे 61 to 90 डेज होते हैं, यहाँ पे इन्हें लोन पे नहीं किया है। अगर 12 मंथ्स हो जा, फिर यहाँ पे 90 to 12 मंथ्स 12 मंथ तक देखा जाता है, तो हम इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद आता है 12 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं मोर देन 12 मंथ, तो हम इसको बोलते हैं डाउटफुल। इन लास्ट हम इसको बोलते हैं लॉस मेकिंग, मतलब यहाँ पे अब कोई रिकवरी के पेमेंट के देने के चांसेस बहुत कम है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज ऑफ एनपीए इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब यहाँ पे इकोनॉमी जो है काफ़ी डिस्ट्रेस में चल रही है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जॉब नहीं है वगैरह वगैरह, जो फर्म्स है उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न नहीं हो कर पा रहे हैं। और प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे जो लोन रिपेमेंट है वो नहीं हो रही है। फिर फुल डिफ़ॉल्टर्स जो डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, कुछ पर्सन लोन लेते हैं, जिस काम के लिए लिया उसमें तो लगाते नहीं, कोई और चीज़ फालतू की चीज़ें खर्चा कर देते हैं। अब यहाँ पे भी बाद में चल के उसको डिफ़ॉल्ट जानबूझ के कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना रोड का। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, इन्वायरमेंटल इशू आ गए, तो अब जब कंपनी ने लोन ही प्रोजेक्ट के लिए लिया और वो काम नहीं कर रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, तो उसको लोन कैसे पे करेगी वापस से। तो गवर्नमेंट इशू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। इनएफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास काफ़ी सारे पेंडिंग केसेस हैं। अब इतने सारे पेंडिंग केसेस होने के बाद क्या होता है, काफ़ी टाइम तक बैंक्स के बैलेंस शीट में बैंक्स की बैलेंस शीट में यहाँ पे एनपीएस दिखते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैड लोन्स। अब बैड लोन्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि एनपीएस में, कि जब बैंक्स में इतने सारे एनपीएस दिखते हैं और तो उनका शेयर मार्केट गिर जाता है। ठीक है, उसी के साथ अब बैंक्स को इतने सारे एनपीएस दिखा रहे हैं, तो कस्टमर को डाउट आता है कि ये बैंक जब लोन इतने सारे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं इनके यहाँ पे, तो हो सकता है आगे चल के बैंक जो है कस्टमर को इनके जो सेविंग अकाउंट के पैसे वो ना दे पाए, तो जो कस्टमर्स आना कम हो जाते हैं इनमें, यहाँ इनकी बैंक में। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बैंक के पास में। तो इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, कंपनी जो है लॉस में जा रही है, प्रोजेक्ट फिनिश नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से रिपेमेंट नहीं हो रहा है बैंक में, तो हमें देखने को मिलता है कंपनी भी प्रॉब्लम में है, बैंक भी इस कारण प्रॉब्लम में है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, अब चूंकि बैंक यहाँ पे एसेट्स जो उनकी लोन्स है वो एक तरह से बैंक के लिए एसेट्स हैं, लोन्स जो है बैंक के लिए एसेट्स हैं, अब उनको रिकवर नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हायर इंटरेस्ट रेट्स, अब जब बैंक ने अपना एक लोन वन है वो पे रिपे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो सेकंड लोन है उनको वो हायर इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करेंगे, ताकि जो है लोन को रिकवर कर सके पुराने वाले जो डिफ़ॉल्ट कर गया है। इसके बाद आता है क्रेडिट स्क्वीज, मतलब क्या, किसी भी कंट्री की जीडीपी को ग्रो करने के लिए यहाँ पे आपको मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ता है, और वो किसके थ्रू होता है, लोन्स के थ्रू। अब इन केस क्या होता है कि बैंक्स जो है काफ़ी सारे एनपीएस जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो बैंक यहाँ पे लोन देने की बजाय यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगी, और हो सकता है कि आरबीआई कुछ रेगुलेशन ऐसे ला दे कि आप कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे लोन्स जो है डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, मार्केट में जो है लोन कम जाते हैं, मतलब मनी सप्लाई कम जाता है, मनी सप्लाई कम जाता है मतलब जीडीपी जो है गिरती है, जिसका हम बोलते हैं क्रेडिट स्क्वीज बैंक की भाषा में। ठीक है, इसके बाद आता है आईबीसी। इसका सॉल्यूशन, जो इतने सारे एनपीएस हमने बात करी कि बैलेंस शीट में बैड लोन्स दिखते हैं, तो यहाँ पे आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल कमिटी ऑन क्रेडिटर्स बनाई जाती है, जो कि प्रोफेशनल्स रहते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रहते हैं। ठीक है, अब इनका गोल जो रहता है वो रहता है रिजोल्यूशन करना रेदर देन लिक्विडेशन, मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल कंपनी ये है, यहाँ पे उन्होंने आईटी सेक्टर डेवलप करा है, उन्हें काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है,
इन्हें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करा हुआ है, काफ़ी सारे टूल्स इक्विपमेंट्स हैं इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप कंपनी ए को जो है किसी दूसरे पर्सन को, बी पर्सन को सेल कर दो, ताकि जो ये सेक्टर इनने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है वो कंटिन्यू रहे, मार्केट में कोई इकोनॉमी में कोई ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन इन केस अगर आप इस कंपनी ए को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हो, मतलब आईटी सेक्टर जो आपने लैपटॉप सब बेच दिए, ए कंपनी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड कंपनीज थी सब बेच दी, तो क्या होगा, आईटी सेक्टर जो लैपटॉप्स है वो तो सस्ते में चले जाएंगे, कंपनी को इतनी महंगे में जाएगी नहीं, आपको एक तरह से गोडाउन टाइप कुछ मिल जाएगा, एम्प्लॉयज़ सारे बाहर निकाल दिए जाएंगे, नौकरी कुछ भी नहीं रहेगी, मार्केट कैप्चर पूरा बिल्कुल हट जाएगा, एकदम से स्पेस क्रिएट हो जाएगी, टूल्स सस्ते दाम में बिक जाएंगे जितने भी हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ओवरऑल इकोनॉमी को हर्ट हो रहा है अगर आप लिक्विडेशन करते हो तो। इसलिए यहाँ पे गोल ये रहता है कि आप रिजोल्यूशन करो, कंपनी को ज़्यादा किसी और मार्केट में सेल कर दो या फिर कुछ और तरीके से इसको कंपनी को आगे चलाओ, मतलब इसी कंपनी को किसी तरह से ऐसी पॉलिसीज लाई जाए ताकि कंपनी इंप्रूव हो और लोन को रीपे कर सके। ठीक है, इसमें इशू क्या आता है कि ज़्यादातर जो लोन्स है वो इस आईबीसी में रूल सेटअप किया गया था कि हम 330 डे में आपको जो केस है बैड लोन्स का सॉल्व करके देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सीड कर जाता है 330 डे का लिमिट। इसके साथ जो रिकवरी रेट है वो ओनली 30% के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, एक रीज़न है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आईबीसी का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं लेता, इनके जो जो भी इनने पॉलिसी बनाई या रूल निकाला है या फिर जो रेजोल्यूशन दिया है वो स्टॉल पे आता है, मतलब रुक जाता है एकदम से। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ पे एक्सपर्ट्स को लाए जो कि इस तरह के काम में माहिर हो, और यहाँ पे जब भी आईबीसी की बोर्ड बैठे तो उसके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी बैठे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रेजेंट करे उनको, ताकि बार बार आईबीसी के रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से स्टॉप नहीं हो जाए, तो इसकी स्पीड इस तरह से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ गवर्नमेंट लाती है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट में बैंक जो बैड लोन्स हैं वो दिखना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, वो बैड लोन्स किसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, एनएआरसीएल को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब ये एनएआरसीएल जो गवर्नमेंट बॉडी है जो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड करती है। ठीक है, ये क्या करती है, लेगेसी एनपीएस को ले लेती है, लेगेसी एनपीए मतलब बहुत पुराने बैड लोन्स जो है वो ले लेती है अपने पास, जिसकी वजह से बैंक्स जो अपने बैड लोन्स को बैलेंस शीट में से हटा देती है। ठीक है, अब एनएआरसीएल जो है गवर्नमेंट होल्ड बॉडी है, मतलब ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है इसको होल्ड करती है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है एनएआरसीएल में कि आपके पास एक हर कंपनी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जांपल एक चिप्स कंपनी है, एक फार्मा कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से वर्क करती है। अब आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन करना है, अब इसके लिए रिजोल्यूशन के लिए हर कंपनी के लिए आपको अलग से एक्सपर्ट चाहिए रहता है। ठीक है, ताकि अच्छे से रिजोल्यूशन हो सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी जल्दी किसी एक्सपर्ट को हायर करके जॉब में रखेगी फिर वापस जॉब से निकाल देगी, ऐसा गवर्नमेंट में नहीं कर सकती गवर्नमेंट, एन से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बॉडी बनाई गई है आईडीआरसीएल। आईडीआरसीएल क्या करती है, ज़्यादातर पब्लिक ओन बॉडी रहती है, पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे ज़्यादा रहती है, सॉरी पब्लिक नहीं, पब्लिक सेक्टर तो एनआरसीएल में रहती है, आईडीआरसीएल में जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा रहती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड आईडीआरसीएल में। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स को हायर करती है, यहाँ पे लोन की रिकवरी करती है, देन आईडीआरसीएल जो रिकवरी हुई है वो एनआरसीएल को ट्रांसफ़र होती है। अब ये एनआरसीएल जो अमाउंट है वो बैंक को ट्रांसफ़र कर देती है, जो भी उनका चार्ज है, ऑब्वियसली बात है फ्री फंड में तो नहीं करेगी फ्री में, तो एनआरसीएल अपना कुछ चार्ज करती है, फॉर एग्जांपल 2% 3%, और बचा हुआ अमाउंट जो है बैंक्स को रिटर्न कर देती है। अब इनके पेमेंट मॉडल की बात करें तो जब एनआरसीएल को कोई भी लोन एनपीए ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे उनको 15% कैश जो इन हैंड मिल जाता है, मतलब उसी टाइम दे दिया जाता है। 85% जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाती है, सिक्योरिटी रिसिप्ट कि मतलब एक बार लोन रिकवर हो जाए इसके बाद आपको बचा हुआ 85% अमाउंट जो है मिल जाएगा। इन केस यहाँ पे ये अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट जो है 30,600 करोड़ तक का एक बैकिंग करती है कि अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है हम पे कर देंगे, गवर्नमेंट दे देगी। अब इससे जो गवर्नमेंट बैक्ड अमाउंट है इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे गारंटी ले रही है तो बैंक ये सोचती है कि चलो ठीक है,
गवर्नमेंट गारंटी ले रही तो डॉक्यूमेंटेशन हमें अपना लोन मिल ही जाएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छे से चेक होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है एसेट क्वालिटी रिव्यू। एसेट क्वालिटी रिव्यू में आरबीआई बैंक्स को प्रॉपर बोलती है कि आप अपनी जो एनपीएस है इनको प्रॉपरली शो करो अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके बाद प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी को एमएसएमएस के लिए लाया गया है। यहाँ पे एमएसएमएस को क्या बोला जाता है कि आप डेप्ट या फिर कोई भी एनएआरसीएल पे जाने से पहले, एनएआरसीएल के पास जाने से पहले क्या करो, आप अपना पहले खुद से रिजोल्यूशन कर लो। आप एनएआरसीएल के पास मत जाओ, खुद से रिजोल्यूशन कर लो। ठीक है, नेशनल कंपनी लिमिटेड ट्रिब्यूनल के पास, एनसीएलटी के पास जाने से पहले अपना खुद से रिजोल्यूशन करके देख लो। अगर रिजोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं तो आप एनएआरसीएल के पास चले जाओ। ठीक है, इसके बाद आता है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। यहाँ पे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, इन्होंने बी बैंक से लोन लिया। ठीक है, अब कंपनी ए थोड़े टाइम बाद डिफ़ॉल्ट कर जाती है, लोन पे नहीं कर पाती। अब कंपनी बी की यहाँ पे पहचान रहती है कंपनी सी, सॉरी बैंक सी से, बी और सी बैंक है। ठीक है, तो बैंक कंपनी ए जो है बैंक बी से लोन लेती है, लोन दे नहीं पाती है तो बैंक बी क्या करती है, यहाँ को इनको सी से लोन दिलवा देती है कि आप सी से लोन ले लो और हमें हमारा लोन रिटर्न कर दो। ऐसा होते जाता है, लेकिन अब सी का लोन कौन देगा, सी जो लोन देगी उसका लोन कौन देगा, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक बी को इसका लोन भी रीपे करना है। अब लोन यहाँ पे रीपे करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है, प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है तो इंटरेस्ट अमाउंट भी ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो बैंक को लोन ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से लोन जो है बढ़ता जाता है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। फिर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट ऑफ वर्सेस लोन वेवर। इसका मतलब क्या होता है राइट ऑफ का कि जो बैंक से वो अपनी बैलेंस शीट में से एनपीएस को हटा देती है, लेकिन इनको रिकवर कर सकती है, अभी भी रिकवर करेगी। ठीक है, बस बैलेंस शीट में से हटा देती है। लोन वेवर का मतलब ये होता है कि जो बैंक से उनके एनपीएस को जो है गवर्नमेंट पे कर देती है। ज़्यादातर ये फार्मर्स के केस में होता है कि फार्मर्स अगर किसान जो लोन पे नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट इनका लोन जो है पे कर देती है। ठीक है,